अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना रखा है ज़ौजैन के नाम से, जो अपने बहन भाइयों को उनके बच्चों के रिश्तों के सिलसिले में मदद करता है। अगर अब तक आपने उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें और उसका लिंक अपने जानने वालों में भी शेयर करें। हो सकता है आपका भला हो, आपकी वजह से किसी और का भला हो और ये भलाई का सिलसिला चल निकले। व्हाट्सएप पर ये ग्रुप बनाने के अलावा हमने यूट्यूब पर ये वीलॉग का सिलसिला शुरू कर रखा है, ताकि इस काम के दौरान जो हमें परेशानियां या मुश्किलें पेश आई हैं या आ रही हैं, या उसके साथ साथ माशरे में हमारे इर्द गिर्द जो छोटी मोटी बुराइयां फैल गई हैं और जाने ना अनजाने में हम उसका हिस्सा बनते जा रहे हैं, हम उसके बारे में लोगों को मुतला कर सकें, विसल ब्लो कर सकें, या अगर हमारे दिमाग में कोई आइडिया हो उनसे बचने का तो वो दूसरों के साथ शेयर कर सकें। हमारी ये तमाम कोशिशें, हमारा ये तमाम काम, हमारी ये तमाम मेहनत बेकार है कि अल्लाह के बाद अगर हमें आपका ताबुन और आपका साथ हासिल नहीं। तो हमारे इस ग्रुप को व्हाट्सएप पर ज़रूर ज्वाइन करें और उसके साथ साथ अगर कोई मसला या परेशानी आपके इर्द गिर्द है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि ऐसा भी हो रहा है माशरे में, तो कमेंट्स में हमें उसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्म करें। आजकल हमारे मुल्क में और हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में ख़वातीन के खिलाफ जिस किस्म के वाक़यात की खबर सुनने को मिल रही है, जो मज़ालिम ख़वातीन पर ढाए जा रहे हैं, उनकी असमत दरी की जा रही है, उनका बलात्कार किया जा रहा है, गैंग रेप किया जा रहा है, ये एक अलामी सिचुएशन है। एक खातून होने के नाते से बिला तफरीक रंग व नस्ल, बिला तफरीक मजहब या अपनी मुल्की हदूद के मैं इनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहती हूँ और मैं इनकी शदीद मज़म्मत करती हूँ। जो भी इसके मुजरिम हैं उनको कटहरे में लाया जाए और उनको करार वाक़ई सजा लोगों के सामने सरेआम दी जाए कि आइंदा कोई ऐसा करने के बारे में सोचे भी ना। इसीलिए आज की हमारी एक कहानी जो है, आज मैं जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो एक खातून के सिलसिले में है। वो खातून 1864 में अमेरिका के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुई। जब उन खातून की उम्र 17-18 साल के करीब हो गई और उन्होंने उस वक्त के मुताबिक अपनी तालीम मुकम्मल कर ली, तो उनके सर पर प्रेस रिपोर्टर बनने का जुनून सवार हो गया। ये वो ज़माना था जब ये माशरा अभी इतना ब्रॉड माइंडेड या इतना एडवांस नहीं हुआ था और ऐसे काम मतलब अखबारात में प्रेस रिपोर्टिंग करना ये सब मर्दों के लिए मखसूस समझे जाते थे और ख़वातीन अभी तक इस मैदान में नहीं उतरी थी। इसीलिए जब उनकी इस ख्वाहिश का इल्म उनके घर वालों को, उनके दोस्तों को और इर्द गिर्द के लोगों को हुआ, तो उन्होंने उस पर बहुत ही कल्ब किस्म का रद्द अमल जाहिर किया और उनकी बहुत ज़्यादा हौसला शिकनी करने की कोशिश की ताकि वो अपने इस ख्वाहिश से बाज आ जाएं। लेकिन वो खातून भी अपनी धुन की पक्की थी, वो भी अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को राजी करने पर तुली रही। ऐसे में उनके कुछ करीबी दोस्तों ने उन्हें मशवरा दिया कि अगर तुम यहाँ से न्यूयॉर्क चली जाओ तो वहाँ तुम्हारी कामयाबी के कुछ चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे न्यूज़पेपर जो हैं वो पब्लिश होते हैं। तो तुम किसी तरह अपने घर वालों से परमिशन लो और न्यूयॉर्क की तरफ निकल जाओ। ये भी एक अलग दास्तां है कि कैसे उन्होंने अपने घर वालों को इस सफर के लिए मनाया और उनकी परमिशन हासिल की। लेकिन जब वो खातून न्यूयॉर्क आए तो तब उन्हें पता चला कि यहाँ पढ़े लिखे लोग तो हैं, लेकिन वो भी ज़हनी तौर पर अभी इतने ओपन माइंडेड या इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं हुए कि उनकी इस ख्वाहिश के लिए उनकी मदद कर सकते। कुछ लोगों ने बड़ा बनकर उनको समझाने की कोशिश की कि अपने इस ख्वाहिश से बाज आ जाओ और अपने कस्बे में वापस लौट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। यहाँ हमें नहीं लगता कि तुम्हारी कोई बात सुनेगा या मानेगा। इसके अलावा कुछ लोगों ने उनको तमस्खुर का निशाना बनाया कि बीबी ये क्या नई चाल लेके खड़ी हो गई हो, और अगर तुम्हारे पीछे औरतें लग गई तो वो तो अपने घर बार छोड़ के तुम्हारी तरह निकल खड़ी होंगी। खैर, उन्होंने किसी की भी बात पे कान नहीं धरा और अपने दिल में अपने इस मकसद को पाने के लिए लगी रही। ऐसे में उनके इस जुनून की खबर एक न्यूज़पेपर के ऑनर को हुई और उसने ज़ाती तौर पर उनसे मिलने की ख्वाहिश की। जब
इस खातून को उनका मैसेज मिला तो वो भागी भागी उनके ऑफिस में गई और उन्होंने सोचा कि आज तो किस्मत बड़ी ही अच्छी है, आज इंशाल्लाह मेरा काम हो जाएगा। तो उस न्यूज़पेपर के ऑनर ने उनके सामने जो शर्त रखी, इस वक्त मैं जिस छोटे से आइलैंड पर खड़ी हूँ इसका नाम है रोजवेल्ट आइलैंड, और ये मैनहट्टन और क्वींस के दरमियान में एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। इसकी सैर हम आपको फिर किसी दिन करवाएंगे, अभी फिलहाल अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि जब उस न्यूज़पेपर के ऑनर ने उस खातून को अपने ऑफिस में बुलाया तो उनसे कहा कि तुम्हें रोजवेल्ट आइलैंड पे जाना है। अब जरा दिमाग में रखिए कि ये 1880 का जमाना है, 1880 का दौर चल रहा है, और उस जमाने में ये आइलैंड बिल्कुल वीरान और सुनसान था, और यहाँ एक मेंटल असाइलम था जहाँ दिमागी तौर पर बीमार मरीजों का इलाज किया जाता था। तो उस न्यूज़पेपर के ऑनर ने उनसे कहा कि तुमने इस रोजवेल्ट आइलैंड पे जाना है और यहाँ जो मेंटल असाइलम है उसके अंदर घुस के अंदर की कहानियां लेके आनी है, क्योंकि उसके बारे में बड़ी उल्टी सीधी गलत किस्म की अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन हमारे पास उसके अंदर जाने का कोई जरिया नहीं। अगर तुम किसी तरह उसके अंदर जाने में कामयाब हो जाओ और अंदर की सारी हकीकत लेकर आओ तो तब मैं तुम्हें अपने इस न्यूज़पेपर में एज अ प्रेस रिपोर्टर रख लूंगा। अब इस न्यूज़पेपर के ऑनर के दिमाग में ये बात थी कि अगर ये खातून कामयाब हो गई तो हमारे न्यूज़पेपर का बहुत नाम होगा, वो बातें जो आज तक किसी और न्यूज़पेपर में नहीं आई वो हम लोग शाया करेंगे, वो कहानियां हम लोग शाया करेंगे, और हमारे न्यूज़पेपर की खूब बिक्री होगी, बड़ी बाबा होगी, और उसके साथ साथ ही मैं एक नई तारीख रकम करूंगा कि उस बहाने से इस खातून को भी अपने न्यूज़पेपर में रखूंगा, तब भी हमारी बड़ी बाबा होगी। और अगर किसी तरह ये खातून कामयाब ना हुई तो हमने कौन से इन पे इन्वेस्टमेंट की है जो हमारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। अब एक ऐसा मेंटल असाइलम जिसके अंदर जाने की आज तक किसी में हिम्मत नहीं थी और ना ही अलाउ था, और अंदर बड़ी अजीब किस्म की अफवाहें और कहानियां बिखरी पड़ी थी। अब ये खातून उसके अंदर कैसे जाए? तो उन्होंने उसके अंदर एंट्री के लिए खुद को पहले मेंटल डिक्लेयर करवाया। न जाने उन्होंने क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए होंगे, क्या क्या अद्वियात इस्तेमाल की होंगी, क्या क्या कुछ किया होगा कि मेरा दिमागी तवाजुन ठीक भी रहे लेकिन मैं मेंटल भी डिक्लेयर हो जाऊं। खैर, इस पहले मरहले में उनको अल्लाह ने कामयाबी दी और उनको मेंटल मान लिया गया और उनको दिमागी मरीजा एक्सेप्ट कर लिया गया, और उसके बाद उनको इस मेंटल असाइलम में एंट्री मिल गई। अब उसके अंदर उन्होंने कई साल गुजारे। अपने उन सालों को वो डार्क पीरियड का नाम देती हैं। जब उन्होंने बाहर आके अपने उस दौर के बारे में किताबें लिखे या कॉलम लिखे तो वो अपने उस दौर को जो उन्होंने मेंटल असाइलम में गुजारा डार्क पीरियड का नाम देती हैं। अंदर न जाने उनके साथ क्या क्या सलूक किया गया, क्या क्या कुछ हुआ, लेकिन और कैसे उन्होंने सारी उन कहानियों को भी हासिल किया, उनकी तह तक पहुंची, और फिर कई सालों बाद वो वहां से बाहर भी निकल आए। और जब वो बाहर निकल के वो सारी कहानियां लेकर आई तो उनको एज ए प्रेस रिपोर्टर एक्सेप्ट कर लिया गया। यकीनन इस वक्त आपका दिल चाह रहा होगा उन खातून से मिलने का, उनको देखने का, वो कौन थे, उन्होंने इतना बड़ा काम किया। जब औरतों का उस मैदान में आना मना था, सिर्फ उस मैदान में एंट्री के लिए उन्होंने कई साल एक मेंटल असाइलम में गुजारे। तो आइए आपको उन खातून से मिलाते हैं। ये है वो खातून। इन खातून का असल नाम तो एलिजाबेथ था, लेकिन इनका पेन नेम नेली था, और ये हमेशा नेली के नाम से ही जानी और पहचानी गई। खैर, ये वो खातून है जिन्होंने अपनी हिम्मत और बहादुरी से एक शोबे में खवातीन की एंट्री जो है वो खुलवा दी। तो अगर ये खातून हिम्मत और बहादुरी से काम ना लेती, अपने जिद पर अड़ी ना रहती और अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए एक मेंटल असाइलम में कई साल गुजारने के लिए तैयार ना होती, तो शायद आज भी जर्नलिज्म जैसे शोबे में खवातीन का होना मुमकिन नजर नहीं आता।
تو ہمیں ان خاتون کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے ایک شعبے میں اپنی ہمت اور بہادری سے خواتین کے لیے راہ ہموار کی۔ یہاں میں ان لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں جو خواتین کو جاہل اور کم عقل کہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد جو خواتین ہیں ان بیچاریوں میں آپ کے صحبت کی وجہ سے عقل کا مادہ کچھ کم ہو، برداشت کا مادہ کچھ کم ہو، سمجھ کے بوجھ کچھ کم ہو، لیکن تمام خواتین ایسی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے ارد گرد آپ جیسے ری موٹیویٹ کرنے والے، ری گریڈ کرنے والے لوگ نہیں ہوتے۔ یہاں میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے ارد گرد کچھ ایسا ہو رہا ہے جو آپ کو غلط نظر آتا ہے، غلط کرنے والا چاہے آپ کا فیملی ممبر ہی کیوں نہ ہو، غلط کیا کام ہو رہا ہے، میں کیا کہنا چاہتی ہوں پلیز آپ سمجھ جائیے، چاہے وہ غلط کام کرنے والا آپ کا کتنا قریبی ہی کیوں نہ ہو، کتنا فیملی ممبر ہی کیوں نہ ہو، پلیز آپ اس غلط کام کو روکیے، ابھی اس کو روک لیجئے، ابھی اس کا ہاتھ پکڑ لیجئے، ابھی اس کے بارے میں دوسروں کو بتا دیجئے۔ اس طرح آپ ایک عورت ہونے کا جو حق ہے وہ ادا کریں گی دوسری عورتوں کے سلسلے میں۔ ہم عورتیں ایک برادری ہیں، ایک چیز ہیں، چاہے ہم کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، چاہے ہمارا کوئی بھی مذہب ہے، چاہے ہم کیسے بھی رنگ روپ رکھتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تمام عورتیں ایک ہیں اور ہمیں مل کر ایک ہاتھ ہو کر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، چاہے وہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہو، پڑوسی ملک میں ہو رہا ہو یا کسی بھی ملک میں ہو رہا ہو۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے تاکہ آپ اپنے پیاروں کا خیال رکھ سکیں، اور اس چینل کا خیال رکھنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔